हमने बचपन से उन्हें कॉमेडी करते देखा है, बहुत सारी मूवीज में देखा है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉमेडी एक्टर से कहीं ज्यादा अपने आप में थिएट्रिकल लेजेंड है। लेट्स वेलकम राजपाल यादव जी। तो राजपाल सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से राजपाल कब दी राजपाल यादव बन गया, उसके पीछे का स्टोरी अगर आप शेयर करें तो मजा आ जाएगा। एक मोहल्ले में एक कॉर्नर में रिक्शे वाले से लेके और प्लेन चलाने वाले तक लगभग एक मोहल्ला में 1-2 हज़ार आदमी तो रहते ही हैं लगभग। तो अगर अगले 50 साल भी अभिनय करूं और बहुत फास्ट फिल्में करूं तो 10 फिल्में कर डालूं, बहुत लालची हूं कि यार 10 फिल्में तो करनी है हर साल। तो अगले 50 साल में कितने 500 चरित्र हुए। और वो 500 चरित्र अगर सुबह से लेके कहीं, चाहे इंदौर हो चाहे बंगलोर हो, कहीं भी कॉर्नर में बैठ जाओ तो आपको आपके मोहल्ले में ही 500 आइटम मिल जाते हैं अलग अलग। तो आप मुझे कॉमेडियन बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। मुझे छोटू बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लंबू बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मान के बैठा हूं बचपन से कि मेरी हाइट 100 फीट की। मेरी गलत फहमी में क्या करूं। अब इसको मानो, ये वैसे मजाक की बात हो सकती है क्योंकि हाइट का पैमाना किसने देखा। हाइट तो उन्होंने नापी है जिन्होंने फील्ड में कुछ किया है। टेक फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सर, जिन्होंने आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात बड़ी जेन्युइन रखना चाहता हूं कि इतिहास पढ़ो, खूब याद रखो, लेकिन आज चल रहा है वो कल का इतिहास बनना है, जिसके आप खुद गवाह हो, उसको कभी मत भूलो। क्या बात है। जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने सोच लिया कि हाइट का पैमाना 6 फीट है तो तेंदुलकर तो कभी खेलने ही नहीं आ पाते। फिर उसके बाद में जब प्रार्थना में खड़े होते थे सुबह सुबह बच्चे, चलो सब खड़े हो जाओ, आ जाओ सब, देखो अपने अपने बच्चे, राजपाल आ गया हो। तो मुझे ये लगता था 100 फीट से हाइट शुरू होती है, 100 फीट का आदमी आगे खड़ा है। बहुत बढ़िया। अच्छा 9, 10, 11 का हुआ तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे आगे खड़ा करते थे। इस हाइट को आप छिपाओ ना, मतलब टीचर के लिए भी होमवर्क हो जाए कि यार एक 6 फीट का लड़का है, एक 5 फीट का लड़का है, एक 3.5 फीट का लड़का है। अब हर लड़का फीस देता है, दिखना सबको चाहिए, छोटी वाला भी चाहिए, बड़ा वाला भी चाहिए। तो कैसे, तो हाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाता है जिसमें 6 फीट का दिखता है लेकिन 3 फीट का भी दिखता है। तो जो चीज दिखती है वो ही चीज बिकती है। और हम जैसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको जब टीचर ने ही लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया तो उसके बाद क्या बात है। बचपन से कबड्डी में जब भी खेलने का मौका मिला तो 90% कप्तानी करने का मौका लिया, उससे नीचे स्वीकारा नहीं भाई। क्या बात है। तो चाहे वो खेत की कबड्डी हो और चाहे वो किसी फील्ड की कबड्डी हो, उसमें आप अपने आप को जब तक कैप्टन नहीं मानोगे तब तक टीम में कभी शामिल नहीं हो पाओगे। इस बात की याद रखना। एक आदमी बोला कि यार मतलब सबसे वीआईपी, बोले दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, उसके बाद बोले कि दुनिया का बेहतरीन, उन्होंने कहा मतलब सबसे अच्छी कुर्सी की। तो उसके बाद में मतलब जितना भी काम, मतलब मैं सब जानता हूं, एक्सपर्ट। तो उसके सामने वाला भी तू ही सब कुछ है तो हम लोग क्या है। तो मैंने कहा मैं ही के सब कुछ में, तेरा नुकसान तो बता। अगर मैं बोल रहा हूं मैं अच्छा हूं तो इसमें भाई चलो मैंने मान लिया, तू थोड़ी देर के लिए तू अच्छा मत बोले, तुझसे गंदा आदमी नहीं देखा, तू चला जा। लेकिन मैं अच्छा हूं इसमें मेरी गलत फहमी, तेरा नुकसान तो बता कि मैंने कौन सी दुकान बंद करवा दी तेरी। तू क्यों नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा हूं।
राजपाल यादव को अगर हाइट समस्या होती तो मैं हाइट के ऊपर फिल्म कभी नहीं बनाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाखों राजपाल यादव ऐसे हैं या युवक युवतियां जो अपने चेहरे, अपने हाइट, अपने सिस्टम या अपनी बॉडी से परेशान रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं। अब मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जरूर बनना चाहता हूं कि बस अंदर अंदर संभाल ले, बाकी छोड़ दे। ये तो 1000 लोगों में भी खड़े हो जाओगे तो इस खूबसूरती पर नजर पड़ जाएगी अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी के अंदर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। क्या बात है। पर सर मैं यही कहना चाहता हूं कि फिजिकली भले आपका कद छोटा हो, पर वाकई में आपने जो कमाल किया है। बोला कद कतई छोटा नहीं है। 2 तरीके हैं। टेक फॉर एग्जांपल खली, मेरा भाई है, दोस्त है, लेकिन अगर खली ने अपने आप को डेवलप नहीं किया होता तो खली आज पूरी दुनिया का आइटम बने होते। और आज खली दुनिया के मतलब सिर के ताज बने हुए हैं कि हमारे देश से कोई बंदा ऐसा जिसने विश्व के रेसलिंग में अपना सिक्का जमाया तो वो उसका नाम है खली। वो हाइट उनके लिए अभिशाप बन सकती थी, वो जिसको उन्होंने वरदान में बदल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? सही बात। मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को प्यार करो। अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी, लेकिन अपने दोषों पे नजर ना रख के अपनी अंदर की, क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो आपको ठंडक देती है। यार ये सोचता हूं बड़ा मजा आता है मुझे। होता है अकेला जब आदमी होता है तो अपने शिवत्व से मिल रहा होता है और अपने शबत्व से भी मिल रहा होता है। आपके अंदर शिव मतलब आप लाइव कितने हो, आपकी अच्छाइयां कितनी हैं और आप मरे हुए कितने हो, मतलब शिव और शव। आपके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको शव में बदल देती हैं? ठीक नहीं लग रहा हो, ये नहीं लग रहा हो, थोड़ी ये नहीं है, पिताजी हर समय डांटते रहते तू किसी लायक नहीं, पड़ोसी का बेटा वहां पहुंच गया, अरे यार मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये आपके अंदर के पैदा हुए निगेटिविटी के वो कीड़े हैं जो आपको, आपके शिव को, आपके जिंदा को, आपके लाइव को, आपके पंच प्राण को शव में परिवर्तित कर देते हैं। तो उसमें कभी कभी फाइट चलती रहती है। एक दिन आदमी डिप्रेशन में होता है, अब सवेरे उठता है नहीं आज यार ठीक है, आज कुछ करूंगा। और एक आदमी हमेशा ही करता रहता है, आज कुछ नहीं हुआ तो भी हा हा हा। और एक आदमी का सब कुछ हो गया, उससे बोलो वाह यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, लेकिन वहां चूक गया ना मैं थोड़ा। वो चूक गया, वो तेरा लालच बहुत अच्छा है, वो तेरा पैशन है, तेरा डेडिकेशन है, तेरा मोटिवेशन है खुद का। लेकिन जो 1000 तालियां, कल हो सकता है एक बॉल पे आउट हो जाए तो 1000 गालियां भी मिल जाएं, तो उससे पहले जो तालियां मिली उनका अंदर अंदर खूब दिल से मजा तो ले ले, ताकि गाली में भी तू विचलित ना हो। जब तक तालियों को सहना ये अपने आप में कठिन होमवर्क है। क्या आपने स्टार्टिंग में ही ये सोच लिया था कि मुझे कॉमेडियन बनना है? ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या कौन इंस्पिरेशन बना आपका इसके पीछे? ये सवाल है सर। दुनिया में अगर जितने लोग जीवित हैं सर जी, वो सब अभिनेता हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल। अगर ये है कि कोई अभिनय को अपना पेशा बना लेता है, कोई अपनी अभिनय को पेशगी बना देता है, फर्क सिर्फ इतना है। अभी विवेक की ये जितनी बड़ी याद करो या अरविंद की अपनी, तो मदर के सामने जाते थे मदर जैसे हो जाते थे, पिताजी के सामने जाते थे तो पिताजी इसके क्या व्यवहार करना है वो आपको, जब आप गली में अपने दोस्तों के साथ जाते थे और एकदम खिल जाते थे और मतलब बिल्कुल बदल जाते थे। फिर उसके बाद जैसे टीचर के पास पहुंचे तो एकदम बदल जाते थे। ये कौन टीचर था जो आपको सिखा रहा था कि मदर से कैसा व्यवहार करना है, टीचर से कैसा व्यवहार करना है, या बड़े भाई से कैसा व्यवहार करना है, या मतलब गली के दोस्त से कैसा व्यवहार करना है? मुझे ये लगता था कि जब आदमी बच्चा तुतला के बोलना शुरू करता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास सिर्फ सेंस होता है। तो उस समय अगर एक बच्चा कंप्लीट अभिनेता लगता है, बच्चे को देख के क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जो कर रहा होता है वो सच्चे दिल से जो अंदर सोच रहा होता है वही जी रहा होता है।
बाबा कारंत साहब का नाम सुना होगा आप सबने, अगर किसी ने। वो थिएटर की दुनिया के टॉप 5 लेजेंड में एक लेजेंड हुए हैं, और वो साउथ के ही थे जिन्होंने थिएटर का गांव बसाया है इधर। बाबा कारंत, अगर गूगल पे जाओगे आप तो एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब थिएटर हिस्ट्री का। वो मैंने सुना कि बाबा साहब आ रहे हैं, बाबा कारंत साहब आ रहे हैं, बाबा कारंत साहब आ रहे हैं। वो आए, वो म्यूजिकल, उनका म्यूजिक, कोई भी प्ले हमेशा जो म्यूजिकल बनाते थे, मीनिंगफुल थिएटर म्यूजिक। तो मैंने सब लड़कों का नंबर आया, सब बोल रहे थे मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा मैं चलता हूँ, म्यूजिक पे चलूँ तो बेताला हो जाता हूँ। जब गाना शुरू करता हूँ, गुनगुनाना भी शुरू करता हूँ तो बेसुरा हो जाता हूँ। तो इसीलिए तो इंस्टीट्यूट में आया हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। जब खड़ा होता हूँ तो जैसे नहीं अपन थोड़े पैरों को मजबूती देने के, पैर कांपे ना, तो ये हाथ टाइट हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी एनुअल फंक्शन में, देखो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो इसके मतलब वो पैर रोक, पैर खड़े रहें, लाइन याद रहे, इसलिए हाथ टाइट हो जाते हैं। तो ये अच्छे अभिनेता या अच्छे परफॉर्मर्स की ये सब कमियां हैं कि आप कैसे बोलने और बैठने और उठने और खड़े होने में, चलने में आपको कोई तकलीफ नहीं, तो आप अच्छा जी रहे हैं। बाबा कारंत साहब ने मुझे उठाया, बोले चलिए आप। दुनिया का हर शास्त्र पढ़ा दिया कि जो आदमी इस दुनिया में चल सकता है वो कभी भी बेताला हो ही नहीं सकता। बेताला नहीं हो सकता। तो गलत फहमी निकाल दो, तुम बेताले हो। एक बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो कैसे डांस करने लगता है, उसको ये नहीं पता होता। वो म्यूजिक सुना, अंदर आया, वो थिरकने लगता है, उसको ये नहीं मालूम ब्लॉकिंग किसको कहते हैं। लेकिन बच्चा, आपने देखा होगा, बच्चा बेताला भी नहीं होता, वो डांस उसी पे करता है। दूसरी चीज, जो आदमी, उन्होंने कहा कुछ भी बोलो, बोले जो आदमी बोल सकता है वो संगीत के सुर के सिस्टम को समझने के लिए उसको तराशने की जरूरत है। लेकिन दुनिया में हम आप कितने भी, जितने लोग बैठे हैं जो बोल सकते हैं, बेसुरे हो ही नहीं सकते। इस बात को भी, क्योंकि कोई भी आदमी बेसुरा नहीं होता। तो हमने कहा कि इन सब चीजों को पाने के लिए, जो आप बता रहे हो कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं बेताला नहीं हूं, ताल में हूं और सुर में हूं, इसके लिए क्या करूं ताकि अपने अंदर का अभिनेता पहचान सकूं। एक लाइन का ब्यूटीफुल आंसर था कि एक हारमोनियम है, टेक फॉर एग्जांपल, सब बच्चे ने हारमोनियम देखा ही है, तो उसमें 3 काले होते हैं, बिगिनिंग, मिडिल और तार सप्तक। तो इसमें बीच अपन यही उम्र का पड़ाव है, ये काले हैं। तो बोले अगर तार सप्तक मतलब सबसे हाईएस्ट पे गाओगे अचानक तो गला फट जाएगा। तो अगर सबसे तार सप्तक पे जाना है, हारमोनियम को भी क्रॉस कर देना है, तो जो सबसे पहला, मतलब सबसे पहला काला है, उसकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ऊपर तार सप्तक निकल जाओगे। आई थिंक इससे बड़ी फिलॉसफी मैंने आज तक नहीं देखी कि अगर आपको वृक्ष बनना है तो आप अपने स्वयं की गुठली वाले बीज बनके अपने जमीन के अंदर गड़ाइए, तो आपको फिर वहां पे कैसे, फिर उसके अंदर ही कोई न कोई एक गुठली आती है। ऐसे आदमी आम खा के फेंक देता है, कोई घूरे फेंक देता है, कोई सड़क पे फेंक देता है, कभी कभी उसमें पैर लग जाता है तो वो गुठली नीचे चली जाती है, सूरज गर्मी पड़ती है, ऊपर का तना पूरा जल जाता है। और हर गर्मी के बाद में ठंडक रूपी बारिश आती है, जीवन में भी और नेचर में भी। तो जब बारिश होती है तो वो जो बिल्कुल इतना जल चुका हो ऊपर तना होता है, उस पर बारिश पड़ती है, वो सड़ने लगता है। तो सड़ने लगता है तो वो गुठली का जो ऊपरी, क्या बोलते हैं, हाँ, ऊपर सेल है, वो ही उसमें धीरे धीरे विटामिन का काम सड़के वहीं पे आसपास लग जाता है, वहीं गुठली में से किल्ला फूट जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं पौधे जिनको बकरी, भेड़ बकरी जानवर खा जाते हैं, लेकिन उन्हीं में आप हम जैसे सौभाग्यशाली लोग निकल के भेड़ बकरियों या उनसे बच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और फिर वो पॉडकास्ट के माध्यम से
या चाय वाले के माध्यम से, या वो अभिनय के माध्यम से, या आपका कॉन्कर वर्ल्ड के माध्यम से, वही मतलब फिर अपने अपने जीवन के दरख्त बन जाते हैं। क्या बात। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अभिनेता की मुझे कॉमेडियन बनना था या ये बनना था, मेरा बनने में तो बिलीव ही नहीं है, क्योंकि जो चीज बनी वो बिगड़ी बिगड़ी। ये बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हो, इसमें बनना क्या है? ये 50 साल तक इसकी हिफाजत करते रहो, एक दिन आएगा कि भैया इसकी बिल्डिंग का टाइम ओवर, इसको तोड़वाओ। जैसे इसकी बिल्डिंग जो टूट जाएगी, यहाँ पे जो पुराने होंगे वो बोलेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट सेंटर था। जो अब जिनको नहीं पता वो बोले कौन सा सेंटर था यहाँ पे, अच्छा होगा, हमें क्या मतलब। होने में विश्वास करिए, और मैं त्रिआयामी अभिनेता होने के लिए था, बना हूं और बना रहूंगा। क्या बात। इसलिए अगर कोई 1 साल भी उम्र में बड़ा है तो उसको तो अग्रज की श्रेणी में लाता हूं जी, क्योंकि 1 साल अनुभव ज्यादा है उनके पास। लेकिन उनको बुढ़ा कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो जितना बुढ़ा मिले आप उसको एक्सपीरियंस के नाम पे उसको, एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि एक आदमी 70 साल का है और भाई साहब वो आदमी 5 साल के बच्चे के साथ में खेल रहा है। तो 70 साल का बंदा 5 साल का बना हुआ था, क्योंकि 5 साल वाले को तो 70 साल 65 साल अभी जीना पड़ेगा, तब वो पहुंचेगा। तो 70 साल वाला जवान ज्यादा है, बच्चा ज्यादा है, जो 5 साल के बच्चे के सामने हेलो मतलब, तो उस 65 साल का अनुभव एक साथ अलग करके और उस बच्चे के साथ 5 साल का बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बड़ा है उसके पास अनुभव जरूर है, लेकिन बच्चे के पास बहुत कुछ उसको भी सिखाने के लिए है। क्योंकि nowadays there is whole world became a small village, everybody knows everything। आपके अभी राम दुलारे पांडे का अगर नाम खोजना हो तो आपको आपसे पता पूछने की जरूरत थोड़ी, जीपीएस समझाना है, राम दुलारे पांडे फला गांव फलाना दिमागा, और आदमी पहुंच गया कि साहब अमेरिका से आए हैं। द ग्रेट डिक्टेटर देखिए आपने चार्ली चैपलिन की, आज से 40 गुनी कम सुविधाओं में एक सिनेमा जो 400 साल बाद भी आगे फेल नहीं किया जा सकता। तो कैसे मतलब ये फैसला कैसे होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा? चलो बता दो कौन कौन बड़े, मैं ऐसे सर झुका लूंगा, लेकिन पहले डिसाइड तो करो बड़ा कौन है। मैं भाई सबसे दुनिया का छोटा आदमी, मैं जीरो हूं, क्योंकि हर आदमी हीरो है। सब हीरोगिरी आपको मुबारक, पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों को। और मैं जीरो बनने के लिए आपके बीच में तैयार हूं, क्योंकि जीरो बनाया नहीं जा सकता, जीरो पैदा होता है। और जो जीरो होता है वो दुनिया के किसी भी हीरो के सामने खड़ा हो जाए तो वो जीरो उसको 10 गुना 100 गुना बड़ा कर देता है। तो इसलिए जब तक अपने आप को जीरो बन के नहीं मजबूत करोगे, हीरो कहते किसको हमें पता नहीं है। हीरो मेरी नजर में जो 20 माले पे जाके ऐसे पुताई कर रहा है, नीचे एक बांस, कोई सेफ्टी नहीं है, पैर फिसल जाए तो वो भी संभलना है। तो मैं उसको देखता रहता हूँ कि भाई ये काम नहीं हो सकता अपने से। तो जो काम आप ना कर सको वो हीरो ही करता है। 20 माले की बिल्डिंग पे ऐसे पुताई कर रहा है, कहीं नींद आ जाए, कहीं धोखे से कुछ हो जाए तो कौन होगा जो, मतलब वो तो लोग बोलेंगे यार वो मजदूरी कर रहा था और निकल लिया। लेकिन वो अपनी जिंदगी का वो हीरो है जो अपना खाना पीना तो करता ही है, लेकिन 20 माले चढ़ के राजपाल जैसे लोगों को इंस्पिरेशन देता है कि बॉस फील्ड अलग अलग है तो हीरो भी अलग अलग है। तो हीरोइज्म और जीरोइज्म में अगर दोनों को रखो तो अब जो आदमी जितना बड़ा अपने आप को जीरो समझेगा, बहुत सारे हीरोइज्म उसका इंतजार कर रहे हैं। इस बात को मैं खुद गवाह हूं। मैं ये बात इसलिए प्रवचन के तौर पर मैंने कोई बहुत झंडे गाड़े कुछ नहीं, मैं जिन चीजों से लड़के इधर आया और आप लोगों ने आपके सामने हूं, तो मुझे ऐसा लगता है आप 10 साल अपनी लाइफ को थोड़ा सा इन जो खाम खा के झंझा बातों में जो रहते हो कि थोड़ी सेहत कम हो जाती तो मैं अच्छा दिखता ना, या मेरा थोड़ा सा हाइट का पंगा, या मैं थोड़ी मतलब मेरा ना 10 किलो कम हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। ये सब आपका आउटस्कर्ट है।
आउटस्कर्ट्स डिजाइन करने के लिए चाहे किसी भी फील्ड के आदमी हो, जब तक आप आत्मा से अपने शरीर के बारे में नहीं सोचोगे कि मुझे जॉगिंग करनी है, तब तक आउटस्कर्ट आपको जॉगिंग नहीं करवा देता। बोले यार मन नहीं किया, वो अब जाओ, तो जाना तो था जॉगिंग करने, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। तो इसके मतलब आपके अंदर का सोता हुआ जीरो सो रहा है, उसको जगाओ। तो सारे हीरो आपके साथ होंगे अगर आपका जीरो पावरफुल होगा। अपने जीरो को प्यार करो। और जीरो की अगर ताकत देखनी है तो उदाहरण देता हूं, देव थापा, एक नेपाली 30-35 साल का बंदा है, हमसे 1.5 इंच हाइट में कम है, जो हाइट से आपने बात शुरू की थी। हाँ, और आज कम से कम यूट्यूब पे उसके 200 वीडियो होंगे। वो 6.5 फीट के पहलवानों को दुनिया, अपने देश के अलग अलग जगह जो हिस्से हैं जहां फेमस पहलवान है, सबसे कुश्ती लड़ चुका है और सब में विजय हासिल कर चुका है। क्या बात। तो छोटा कद होने के 3 सबसे ज्यादा फायदे जो आपको आपकी जिंदगी में मिले, और 3 सबसे बड़े नुकसान या ऐसे मूवमेंट्स जो आपको बड़े ऑकवर्ड लगे, वो कौन से थे? अगर आप सबसे पहला, हाँ जी, कि छोटा कद बड़े कद में बदलने के लिए कर्म सबसे, कि बड़े कर्म करना, बचपन से ही बड़े कर्म करना चैलेंज। जो आदमी आज भी, अगर मुझे फोबिया है, अगर कोई आदमी बोलता है मैं साहब छोटी सी फिल्म बनाना, मैं छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता। आप बिलीव करिए, आप हमसे बोलेंगे कि साहब एक फिल्म बना रहा हूं, हम बोले क्या बजट है? बोले बहुत बड़े बजट की फिल्म है सर। हाँ, बोले 5 लाख। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर जिसका खर्चा 5 लाख है तो उसमें 5 करोड़ लगा के क्या करोगे? अगर जिसका खर्चा 100 करोड़ है और वो 5 करोड़ की मीनिंग नहीं है, तो उससे छोटा का क्या काम है? तो मेरा ये मानना है कि छोटा कर्म कोई दुनिया में होता ही नहीं है। और अगर जिसको छोटा कर्म बोलते हो, तो सिंगापुर में, शायद मैं, मुझसे ज्यादा आप लोग आज डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगापुर में कोई भी परिवार का बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले वो सेना की बाथरूम साफ करने की शायद वर्दी पहनता है। ऐसा आप, अगर ऐसा है कि नहीं सर? है ना? 18 ईयर्स में कंपलसरी है। उसके बाद वो भले ही हवाई जहाज चलाए, दुनिया का कोई भी काम करे, आई थिंक बड़े होने की निशानी ही सबसे लोएस्ट काम जिस दिन करना सीख जाओगे, दुनिया का हर बड़ा काम आपका करना होता। हम ये बड़े कामों के चक्कर में हमारे जो काम है वो भूल जाते हैं। हम अपने घर के बाथरूम साफ करने में शर्म है, मैं कैसे करूंगा? मेरी गाड़ी देखो ना साफ होगी कि नहीं। मतलब हम आप अपाहिज हैं। एक उदाहरण के लिए अलकाजी साहब थे हमारे इंस्टीट्यूट के, वो जब जाते थे इंस्टीट्यूट में तो वो कभी भी क्लास में पहले नहीं जाते थे। उनका राउंड किसी को पता नहीं लगता था, उनका राउंड शुरू होता था कि वॉशरूमों से, और वॉशरूम में गए और जैसे ही वॉशरूम में कोई मतलब एक भी चीज गंदी पड़ी तो वहीं पानी भर के वहीं साफ करने लगते थे। जब एक एमडी बाथरूम साफ कर रहा है अपने इंस्टीट्यूट का, तो कितने सीएमडी घूम रहे हैं बच्चे के रूप में, बूढ़े रूप में, अरे बॉस बाथरूम साफ कर रहा है, तो उसके बाद आप कितने बड़े रह जाते हो जब बड़ा आदमी वो काम करने लगता है जिसको दुनिया का हर काम छोटा समझा जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपके बड़े होने की निशानी है कि आप जितने बीज के काम करने शुरू कर दें। राजपाल यादव अभिनय करते हैं, लेकिन अगर कहीं राजपाल का कमरा साफ करना है, किसी दिन आपका पीए या आपका जो सहायक है या सेवक है लेट हो जाए, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? एक और ने नहीं आया, अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ, कोई दूसरा भेजो। मतलब हमें ऑर्डर देने में अपना कॉम्प्लेक्स रूपी राक्षस, इसको हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में
जबरदस्ती परफॉर्म करवाता है ताकि हमें बड़े को ये ना बोले यार वो कमरा अपना होटल में गए अपना कमरा ही साफ करने लगे। तो जो काम आपको डरने के लिए आपको डराए, आई थिंक उसको सबसे पहले स्वीकार कर लो, तो मुझे लगता है आप अपने आप बड़े हो जाते हैं। एक जब आपको पहले बता दिया कि हाइट हमारे लिए कभी समस्या नहीं रही, नंबर एक। अगर आज राजपाल की हाइट नहीं होती तो शायद हम हाइट का मीनिंग नहीं समझते कभी। बिल्कुल सही बात है। नंबर एक। नंबर दो, कोई भी चैलेंज काम, कोई दुनिया का बड़ा चैलेंज है वो हर छोटे चैलेंज से शुरुआत होती है। नंबर दो। और नंबर तीन, सुनो सबकी सुनो और दिल की चुनो। क्योंकि जब आपका दिल चुनता है जो काम, उस काम में विजय होती है। और दुनिया के जो काम आप पे सौंपे जाते हैं, पिता के रूप में, चाचा के रूप में, भाई के रूप में, दोस्तों के, अरे यार देख वो कहाँ चला गया तू ये शुरू कर। वो प्रेशर में आके जब कोई लड़का हो या लड़की हो जो काम शुरू करता है, वो उसकी बेचैनी बढ़ाता जाता है उसको, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में कोई फर्क नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में कुछ चाहत होती पाने की, जैसे मैंने कहा ना कि हम सफलता पाने के लिए नहीं जीते हैं, हम सफलता में ही जीते हैं। क्या अब मान के बैठे हम सफल हैं। खुद की चुन लो। 3 हो गए। अब 3 फायदे। हालांकि जो परेशानी थी वो भी हमने फायदे में बताई। चलेगा। कहीं भी आदमी शुरुआत 6 फीट से करता है, 50-60 के बाद में ऐसे हम लोग बचपन से जिस शुरुआत में रहते हैं, बुढ़ापे 80 साल में बैठे रहते हैं। क्योंकि इतना जीवन में झुक चुके हैं, झुकने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप इतने तन चुके हैं कि आपको झुकना ही झुकना है। क्या बात है। और हम इतने झुके हुए हैं बचपन से कि अब हमें खड़े ही होना है, बाकी झुकने का तो प्रश्न ही नहीं, कोई झुक तो चुके ही हैं। और जिनको झुकने की आदत नहीं, कष्ट उनको है बस। अच्छा, दूसरी चीज, आयतन बहुत कम लेते हैं, कहीं बिठा दो खिड़की बिठा दो उधर वहीं पे फिर। तो एक दिन बैठे कि तीसरा फायदा जो सबसे बेहतरीन कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मान के बैठा कि वो सिम कार्ड हो, मोबाइल कितने भी लंबे चौड़े कैसे भी हो, फिर सब में हो जाऊंगा। जो राधा भाभी और आपकी लव स्टोरी है, उसके बारे में एक बार बताए दुनिया को कि वो कैसे शुरू हुई। और तो 20-22 साल की उम्र थी तो मेरी शादी हुई। तो हमारा और हमारी पत्नी का 1.25 साल का रिश्ता रहा, और उस समय एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। और वो आफ्टर डिलीवरी जो है 15 मिनट बाद वाइफ का निधन हो गया। तो उसमें वो बच्ची है जो है, मदर भाभी सबने उसको पाला। मैं तो इंस्टीट्यूट में था। फिर जब हम अभिनेता बन गए तो हमने उस बच्ची को मुंबई लेके आए, और उसके बाद में 20-22 साल जब उसमें हुआ, फिर 91-92 की घटना है। फिर उसके बाद में हम आए, तब जंगल रिलीज हो गई, प्यार तूने क्या किया रिलीज हो गई प्रॉपर। हम जब एक स्थापित कलाकार हो गए तो 2003 में हमने 2001-2002 में मिले थे, और 2003 में हमने शादी की। और वो शादी जो है हमारी राधा के रूप में है। तो जो हमारी वो 1 साल की जो साथ था, वो आज भी मेरे साथ है। क्या बात। और जो फिजिकली मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ जीवन भर साथ। क्या बात। और सर आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि सर इंडिया में आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जेईई नीट ये सब की तरफ धकेल रहे हैं। तो सर बच्चों का जो पैशन होता है तो उसे फॉलो नहीं कर पाते पेरेंट्स के चक्कर में आके। तो सर हमें बच्चों को क्या अपने पैशंस को फॉलो करना चाहिए, या फिर जेईई नीट जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा बनना है। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं सिखाता है कि ये बेटा परिवार है, ये समाज है,
ये सोसाइटी है, ये सिस्टम है, ये सदाचार है, व्यवहार है, आचरण है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो पेरेंट्स का अनुभव बोल रहा होता है। एक बच्चा जब सीख ही रहा है, जब उसको छोटा बड़ा सीखना है, ABCD सीखनी है, तो उसको पेरेंट्स बोझ क्यों नहीं लगने लगता है। अगर आपको टीचर बताए कि ये टॉपिक आज करिए, ये करिए, तो आप उसको सीखते हैं। तो जब लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है तो उसमें जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उनकी भी पूरी बात को दिमाग में एक बिल्कुल सिस्टम की तरह रख लीजिए। और धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो तो पेरेंट्स की जो अच्छी 3 चीज़ों पर जीवन चलना चाहिए। कोई चीज़ अच्छी बताई, स्वीकार कर ली साहब, अब नकल करने में अकल की ज़रूरत तो होनी चाहिए। अब कोई चीज़ बुरी लगी तो उसको सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया ना। और ऐसा बोलते हैं कि यार जब जो चीज़ अच्छी ना लगे इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। और तीसरी चीज़, जो बहुत बुरी लगे या बहुत अच्छी लगे, उसको अनुभव बना लो। तो मुझे ऐसा लगता है एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे। आपके इस लर्निंग और वर्किंग के बीच में जो सजेशंस, और बोलते हैं सबका मोस्ट वेलकम करो, माता पिता से लेके सोसाइटी तक, और सबको लेते हुए जहाँ जिसका मौका मिल जाए वो ले लो। अच्छा मिले साथ रखो, बुरा लगे निग्लेक्ट कर दो, और बहुत बुरा लगे अनुभव बना लो। इससे ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्किल्स की बात करें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और थिएटर, इन दोनों का क्या अहम योगदान रहा आपके जीवन में, और एक कलाकार को एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म की कितनी जरूरत होती है? हमारे गांव से लेके, समाज से लेके, मेट्रो सिटी से लेके, हमने सबसे ज़्यादा जिंदगियां बर्बाद होते देखी बिकॉज ऑफ हारने का डर। ये भी गए थे, अच्छा हो गया आपका वो सिलेक्शन। पता लगा आदमी बाहर, यार जब से उधर गया था मोहल्ले में निकलता हूँ लोग मजाक उड़ाते हैं, अब तो मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। मतलब हम कितना अपने आप को आइसोलेट करते चले जा रहे हैं, किस डर से कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। मैं बोलता हूं जिस दिन हार हो ना, 2-4 राउंड और मोहल्ले में ज्यादा लगा लो, ताकि जितनी लोगों की मतलब जितने अंदर की तेरी हार से मुझे कितनी खुशी मिली, ठीक है ना, जितनी तेरी हार से इतनी मुझे खुशी मिली, उनको इतने मौके दे दो कि आदमी के बाद में बोलते हैं यार ये तो मतलब मैंने तो बहुत चिढ़ाया इसको हारने में, तो चिढ़ता ही नहीं, साला बेशरम हो गया है। उसके बाद क्या बचा है? जीत के तालियों के अलावा कुछ बचा नहीं उसके पास। बिल्कुल। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पर्सन जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा अपने आप को प्यार करता हूं। बहुत बढ़िया, ऐसा होना भी चाहिए। बहुत सारे टॉप क्लास एक्टर्स आप उनके साथ काम कर चुके हैं, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको किससे मिली? अपने आप से। बहुत सारी मूवीज की हैं, उसमें आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आनी बाकी है। आनी बाकी है, क्या बात है। राजपाल यादव एज अ कॉमेडियन और राजपाल यादव इन अ सीरियस रोल। सीरियस रोल। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चुप चुप के भूल भुलैया। ऑफ कोर्स चुप चुप के। बहुत बढ़िया। काम या पैसा, ये सवाल का जवाब आपको तब देना है आज से 10 साल पहले के राजपाल यादव के हिसाब से। काम। के लिए नहीं। काम। फिर से काम। आगे काम, अभी काम। बहुत बढ़िया। बाकी ये सब साधन है। मुंबई की एक ऐसी सच्चाई जो हम नहीं जानते। कभी भूखा नहीं सोने देती मुंबई, अगर आप मुंबई के होके जाओगे तो। और मुंबई पे आप जाते हुए है, बहुत सारे लड़के बोलते हैं देखना एक दिन, तो मुंबई को आप जैसे स्वीकारोगे मुंबई आपको वैसे स्वीकारेगी। बहुत बढ़िया। बॉलीवुड की ऐसी काली सच्चाई जो हम नहीं जानते। 100% असफलता का एहसास, 100% मतलब 99.99% असफलता, अगर इसको सधे हुए शब्दों में बोलें। एक ऐसा फील्ड जिसमें चाहे 50 साल काम कर लो, लेकिन 99.99% असफलता हर समय आपका साए की तरह रहती है। 0.11% के बीच में सफलता के चांस मिलते हैं। वो सारी असफलता के दरवाजे मतलब बंद करके और सफलता के दरवाजे खोल देते हैं। तो इसमें हमारी फील्ड में सबसे ज़्यादा कि 0.1% बीच में सफलता मिलती है, हर समय असफलता को जीना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप अपने लाइफ का रोल मॉडल किसको मानते हैं?
वन एंड अपनी ओनली लाइफ ओनली राजपाल यादव, राजपाल यादव, राजपाल यादव। मुंबई, कर्म भूमि, टीवी न्यूज, देश दुनिया की नॉलेज, प्यार, मीठा एहसास, राधा भाभी, 100 जन्म भी लूं शादी उससे करना चाहूंगा। आए हाय। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और बहुत हमें मज़ा आया और बहुत सारे लोग आपको इंस्पिरेशन के जैसे देखते हैं। मेरा आखिरी सवाल इतना ही कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं लाइव, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होता होगा क्योंकि ऑब्वियसली अपने करियर को आगे देख रहे हैं। तो 3 ऐसी राय जो आप इस यूथ को देना चाहेंगे वो करियर में इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, वो क्या होंगी? एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे एंड एवरी डे इज वर्किंग डे। थैंक यू सो मच अरविंद और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी विवेक। मैं बोलूँगा कि आपकी पूरी कॉन्कर वर्ल्ड की टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। ये आप खूब सदा बढ़ते रहिए और खूब कढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ ऐसा लाइए जिससे आदमी आपसे प्रेरणा लेता रहे। आप सदा आगे बढ़िए, हमारी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, कीप इट अप। जाते जाते जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर आपका कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली बार जब हम इन्हें बुलाएंगे तो वो सवाल आप ही का सवाल आप ही के नाम से हम जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले। थैंक यू।